हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। बेसिकली जब भी हम किसी भी बिजनेस की या फिर किसी भी एंटरप्राइज को सेट करने के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला हमारा प्लान होता है वो इकोनॉमिक के रिगार्डिंग होता है कि हमारे पास क्या कैपिटल है, कितना कैपिटल, जो हमारे पास कैपिटल, उस कैपिटल को किन किन जगहों पे कितना कितना कैपिटल लगाना है, या फिर कैसे हम उस कैपिटल को प्लान करें कि हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिले। तो बेसिकली हमें उस फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग हमें कुछ गणनाएं करनी होती है, कुछ कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। मतलब आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेप्स हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, उस फाइनेंशियल स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले आप उन सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की पूरी प्लानिंग कर लीजिए, पूरी गणना कर लीजिए, पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस पे अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कहीं भी आपको लॉस के टर्म में रिफ्लेक्ट न हो। तो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम ये 4 मेन पॉइंट्स है जिनको हम यूज करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक इवैल्यूएशन के लिए। जिसमें पहला पॉइंट हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, तीसरा है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, एंड लास्ट है कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस। तो ये वो मेन 4 एनालिसिस हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम फाइनली ये इवेल्युएट कर पाते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक एग्जीक्यूशन होगा या हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होगा, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस कब, कैसे और कितना होना चाहिए। तो आइए डेफिनेशन के साथ प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट इज एन इसेंशियल ऑपरेशन essential for the activities of इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो भी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की एक्टिविटीज हैं, उन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की एक्टिविटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए ही हम इकोनॉमिक इवैल्यूएशन को एग्जीक्यूट करते हैं। All project solutions adopted are accomplished by calculations and technical, economic, and financial analysis for project implemented to always be the most effective of the following alternatives and capital allocation. Economic evaluation of investment project refers to economic phenomena including financial ones and operates with economic notions, patterns, techniques, and instruments, realizing the innumerous correspondence between resource and requirements. Such resource computations will be justified only by getting significant results. Economic evaluation of investment projects must provide clear, relevant answer to a large number of questions, issues and concern of investors. तो बेसिकली हम जो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो इवैल्यूएशन आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है वो किसको लेना है? इन्वेस्टर को लेना है। तो अगर हम इन्वेस्टर के मन में जो बहुत सारे, ज्यादातर इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे सवाल जनरेट होते हैं कि क्या इनका बिजनेस फॉर्मेशन प्रॉफिटेबल होगा, नहीं होगा, अगर प्रॉफिटेबल होगा तो कैसे होगा, क्या प्रूफ है इनके पास कि वो प्रॉफिटेबल होगा, वो इन्वेस्टमेंट को किस किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं इन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन प्रोसेस। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करते हैं तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम प्रिपेयर करते हैं जो इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई कर सके और इन्वेस्टर हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेकर के हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। तो जो इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे, जो इन्वेस्टर के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या यूं कहें कि जो ओनर है उसके माइंड में जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या अपने उस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, जिसमें मेन ये होता है कि वो रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेगा, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, मशीनरीज कैसी होंगी, टेक्नोलॉजी पे कितना इन्वेस्ट करना है, मैन पावर पे कितना इन्वेस्ट करना है,
ठीक है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को टाइम टू टाइम इनहेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। तो इन ओवरऑल मतलब आपके बिजनेस प्रोसेस में A to Z जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, हर एक एक्टिविटीज की कॉस्टिंग, उनका मेंटेनेंस, उनका क्या जो भी एक्सपेंसेस होगा, वो सारा का सारा एक खाका हम तैयार करते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको मेंटली सेटिस्फाइड कर सके कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको प्रॉफिट रिटर्न देगा। और इन्हीं सवालों के जवाब बनाने के लिए, आयु कहें कि उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए ही हम इन 4 पॉइंट्स यानी इन 4 एनालिसिस को यूज करते हैं, जिसमें पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, तीसरा है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस और चौथा है कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। तो जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर में ढूंढने होते हैं, वही आंसर जो है हमारे इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करते हैं, और इन्वेस्टर हमारे बिजनेस या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग प्रॉपर डिसीजन लेके इन्वेस्ट करता है। और चूंकि वो इन्वेस्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि हमने जो इवेल्युएशन का खाका तैयार किया था, जो पूरा प्लान तैयार किया था, वो प्लान इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर पाता है। तो कुछ ऐसे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि what follows the investors through the initiation of this project? इन्वेस्टर को किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट? प्रोजेक्ट सोल्यूशन एडॉप्टेड और प्लान अचीव द गोल फॉर्मुलेटेड। आप अपने प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करिए जो इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर सके क्या आप करने जा रहे हैं और क्या उसका रिजल्ट निकल के आएगा। व्हाट कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट इन द चॉइस ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाइड। जो भी प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर सकती है इन फ्यूचर, उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से टैकल कर पाएंगे, क्या सोल्यूशन है और उसके लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। ऐसा ना हो उस प्रॉब्लम को फेस करते ही आपकी कंपनी बैठ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या पॉसिबल सोल्यूशन है आपके पास और कैसे आप उसको टैकल करेंगे। ठीक है, what solution and variants ensure the efficiency of allocated capital, analyze the indicators and efficiency criteria and therefore should be chosen। जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अपनी यूनिट्स, आपकी जो यूनिट है उस यूनिट के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में या डिपार्टमेंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आप उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होती है। How many and which of the project analyzed must be accepted within the limited of the budget। तो आप किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक लिमिटेड बजट में कंप्लीट हो जाए और जो इन्वेस्टर है वो उसमें इंटरेस्ट दिखाए और आपके प्रोजेक्ट को जो है फाइनेंसिंग हेल्प, जो फाइनेंसिंग असिस्टेंस है वो मिल सके। तो जैसे सपोज करिए आप अगर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन कर रहे हैं अगर, तो उस फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आपको क्वेश्चन आंसर की एक लिस्ट बनानी होती है। ठीक है, और उन वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस नॉर्मली इन्वेस्टर्स के माइंड में होते हैं और जो आंसर आप प्रिपेयर करते हैं वो आंसर उस इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करनी है जिसके थ्रू हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या यूं कहें कि हम एक ऐसा प्लान प्रिपेयर करते हैं जिस प्लान को देख करके कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में हमारी मदद करती है। तो उन सेट ऑफ क्वेश्चंस और आंसर्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्ट, मतलब हमारे प्रोजेक्ट की एक सिंगल लाइफ साइकिल का ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा, कैपिटल कॉस्ट कितना है, यूटिलिटी कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है, डिस्काउंट रेट्स क्या है, ऑपरेशंस कॉस्ट क्या है, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है, नेट प्रेजेंट वर्थ क्या है। ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के जवाब हम इन्वेस्टर्स को दे करके उसे सेटिस्फाई करते हैं कि किस तरह से हमारा बिजनेस आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकता है।
तो उसी की अगर बात करें कि अगर इकोनॉमिक एवेल्यूएशन कर रहे हैं तो उस इकोनॉमिक एवेल्यूएशन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए हमें कौन कौन सी एनालिसिस करनी होती है। तो मैंने आपको बताया यहाँ 4 एनालिसिस करनी है आपको। पहला है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, तीसरा है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, चौथा है कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। तो पहले एनालिसिस की अगर बात करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि जो भी आपने कॉस्ट लगाया, कॉस्ट मतलब जो भी आपने इन्वेस्ट किया, कॉस्ट मतलब यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको क्या बेनिफिट मिला, इस चीज का एनालिसिस करना है। ठीक है, आप 100 रुपया लगा रहे हैं, यानी आपको कॉस्ट हो गया, उस 100 रुपए के बदले में आपको कितना बेनिफिट मिला। अब वो बेनिफिट कितना बेनिफिशियल है, क्योंकि हम 100 रुपए लगा के 1 साल बाद 110 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो 110 रुपए हो सकता है उसकी अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो 100 रुपए से भी कम हो, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रॉपर करनी होती है। तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की अगर बात करें तो कह रहा है CBA sometimes also called cost benefit analysis or benefit cost analysis is a systematic approach to estimating the strengths and weakness of alternatives used to determine options which provide the best approach to achieve benefits while preserving savings। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया और आपको ये लगा कि आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपने इतनी स्टैंडर्ड रख ली है कि जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जा रहा है, जो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी देखिए, अगर अगर आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया होता तो होता क्या कि वही प्रोडक्शन के बाद वो प्रोडक्ट इतना महंगा हो जाता है कि मार्केट में सेल ही नहीं होता। तो ये आपकी एक वीकनेस थी। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को ही फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं ताकि वो जो वीकनेस हमारी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो आप आपने क्या किया कि सोचा कि चलो मीडियम लेवल का रॉ मटेरियल यूज करते हैं जो कि ना बहुत अच्छा हो ना बहुत खराब हो, जिससे हमारे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम से कम 50% या 40% तक रिड्यूस हो सके, ताकि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जो है डिमांड जो है बढ़ सके। तो आपने इस तरह से अपने प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट में जो भी वीकनेस थी उस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। ठीक है, CBA may be used to compare complete or potential course of action or to estimate the value against the cost of decision, project or policy. It is commonly used in commercial transactions, business or policy decisions, particularly public policy and project investments। तो इस तरह से देखा जाए तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट के वीकनेस को और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपने जो प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं ताकि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है को अट्रैक्ट कर सके अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखिए मेन 2 एप्लीकेशंस है। पहला है इट्स बेनिफिट और दूसरा है टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो बेनिफिट का मतलब यहाँ पे है टू डिटरमाइन इफ एन इन्वेस्टमेंट इज साउंड, ascertaining if and how much its benefit outweigh its cost। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कैसे और कितना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को उसी हिसाब से सेट कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपका जो बेनिफिट है वो इंटर रिलेटेड है आपके कॉस्ट पे, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में आपको रिटर्न चाहिए होगा। तो क्यों ना हम ये एज्यूम कर ले कि हमारे इस प्रोजेक्ट से इतना बेनिफिट हो सकता है, तो उस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को करें। सेकेंड है टू प्रोवाइड अ बेसिक्स फॉर कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स, comparing the total expected cost of each option with its total expected benefits।
तो देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने एक्सपेंसेस होते हैं। तो ओवरऑल कॉस्ट को अगर हम कैलकुलेट कर लें और उस कॉस्ट के बिहाफ में हम अपना जो बेनिफिट है उसको कैलकुलेट करें तो हम उस बिहाफ पे भी अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। So benefits and cost in CBA are expressed in monetary terms and are adjusted for the time value of money. तो अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में दो ही चीजें हैं, बेनिफिट और कॉस्ट। और बेनिफिट और कॉस्ट को बेसिकली हम मनी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूमरिक वैल्यू हम यूज कर रहे हैं बेनिफिट और कॉस्ट के लिए, उस न्यूमरिक वैल्यू को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सके। सो ऑल फ्लॉज ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट ओवर टाइम आर expressed on a common basis in terms of their net present value. So net present value को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो भी हम बेनिफिट अर्न कर रहे हैं उस बेनिफिट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर वो कॉस्ट से ज्यादा है इट मीन हम प्रॉफिट बेनिफिट में है, अदरवाइज हम लॉस में है। Regardless of whether they are incurred at different times, other related techniques includes cost utility analysis, risk benefit analysis, economic impact analysis, fiscal impact analysis and social return on investment analysis. इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अलावा भी कुछ बेसिक एनालिसिस भी हैं जो कि इंटर रिलेटेड है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस का मतलब ऐसे समझिए आप, जैसे सपोज करिए आप कोई भी सामान मार्केट में परचेज करने जाते हैं, आप कॉस्ट तो देखते ही हैं, सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं, उसकी कीमत क्या है, ठीक है। लेकिन आप कीमत देख के इस चीज को नहीं खरीद लेते हैं, आप उसकी इफेक्टिवनेस को भी देखते हैं कि वो कितना अच्छा है, ठीक है। यानी आप दोनों चीजों पर फोकस कर रहे हैं, आप कॉस्ट पे भी फोकस कर रहे हैं एज वेल एज उसकी इफेक्टिवनेस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब भी फाइनेंशियल इवैल्यूएशन की अगर बात करें कि हम किस लेवल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस लेवल तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उस बेनिफिट और उस इन्वेस्टमेंट के बीच के रिलेशन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस को भी परफॉर्म करते हैं, जहां पे हम कॉस्ट के साथ ही साथ हम इफेक्टिवनेस यानी क्वालिटी पे भी हम कॉस्ट और क्वालिटी दोनों पे फोकस करते हैं। सो CEA is a form of economic analysis that compares the relative cost and outcomes and effects of different course of action. Cost effectiveness analysis is distinct from cost benefit analysis, which assigns a monetary value to the measure of effectiveness. The concept of cost effectiveness is applied to the planning and management of many types of organized activities. It is widely used in many aspects of life. In the acquisition of military tanks, for example, मैंने एक एग्जांपल तो बता रहा है कि सपोज करिए कि आप मिलिट्री टैंक परचेज करने जा रहे हैं, आर्मी का कोई बहुत बड़ा अधिकारी है वो मिलिट्री टैंक परचेज करने जा रहा है, तो वो सिर्फ मार्केट में जो प्राइजेस हैं उनसे प्राइजेस को कंपेयर नहीं करता है, वो फीचर्स को भी कंपेयर करता है। सो competing designs are compared not only for purchase price but also for such factor as their operating radius, top speed, rate of fire, armor protection। मतलब आप जब परचेजिंग कर रहे हैं उस समय सिर्फ आप प्राइस को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उस समय डिजाइन पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी स्पीड पे, उसके रेट ऑफ फायर पे, उसकी आर्मर प्रोटेक्शन पे, उसके कैलिबरिंग पे, उसके आर्मर पेनिट्रेशन पे, इन सभी चीजों पे आप फोकस करते हैं कि उसकी बेसिकली क्या क्वालिटीज है, क्या फीचर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत हाई कॉस्ट में बहुत लो फीचर अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि लोअर कॉस्ट में हाई इफेक्टिवनेस हमें अचीव करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को यूज करते हैं
फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट है इसमें कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस की अगर बात करें तो ये बेसिकली हमें गाइड करता है प्रोक्रूटमेंट में। जैसे जब भी हम किसी चीज की नीलामी करते हैं, ठीक है, तो उस चीजों में उस टाइम पे हमें कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस जो है हमें असिस्ट करता है। यूटिलिटी मींस हमारे लिए कितना वो लाभदायक है, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम उसकी कॉस्टिंग को सेट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कॉस्टिंग करते हैं या फिर प्रॉपर ऐसे एनालिसिस करते हैं कि जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को हम माइंड में रखें एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉस्टिंग। So cost consequence analysis is a form of economic evaluation study in which all direct and indirect costs and a catalog of different outcomes of all alternatives are listed separately. No specific preference for one costing approach or one outcome measures is made. Consequently, the result is not a definite cost outcome ratio. The reader or the decision maker has to form their own opinion concerning the relative importance of cost and outcomes. मतलब आप जो है एक एक इवेल्युएशन के जो इकोनॉमिक इवेल्युएशन है उसके लिए प्रॉपर स्टडी करने के लिए आप जितने भी फीचर्स हैं, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्टिंग कर लेते हो। लिस्टिंग के बिहाफ पे आप कंपेयर करके आप जो है फर्दर डिसीजन लेते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, जिसमें हमने उस इवैल्यूएशन को परफॉर्म करने के लिए 4 तरह की एनालिसिस की: कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस एंड कॉस्ट कॉन्सिक्वेंस।